मैं विक्रम कुमार अभी बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में श्रवण बाधित बालक को समावेशी शिक्षा में कैसे पढ़ाएंगे, इसका श्रवण बाधित बालक होता क्या है, इसका समस्या क्या होता है, उसका प्रावधान क्या है, कैसे हम इसको ठीक करेंगे शैक्षिक प्रावधान, उसी के बारे में। आगे श्रवण बाधित बालक होता क्या। समावेशी शिक्षा में, समावेशी शिक्षा में किसको कहते हैं, जो समान और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालक को एक साथ एक कक्षा में एक छत के नीचे पढ़ाया जाए, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। उसके बाद समावेशी शिक्षा में पहला अभी श्रवण बाधित बालक पढ़ेंगे। श्रवण बाधित बालक का मतलब क्या होता है, जिसको कान से सुनाई नहीं देता है, जो नहीं सुन पाता है सही से, उसको हम श्रवण बाधित बालक कहते हैं। वैसे बालक को श्रवण बाधित बालक कहते हैं। श्रवण बाधित बालक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हो गया न्यून श्रवण बाधित बालक जो 35 से 54 डेसिबल तक सुन सकता है, इसको कह सकते हैं माइल्ड टाइप, मिल्ड टाइप। मध्यम श्रवण बाधित बालक जो 55 से 69 डेसिबल तक सुन सकता है, जो हम लोग 65 डेसिबल तक, एवरेज 65 डेसिबल को हम लोग सुनते हैं। तीव्र श्रवण बाधित बालक जो 70 से 89 डेसिबल तक सुन सकता है, और गंभीर श्रवण बाधित बालक जो 90 डेसिबल के बराबर सुन सकता है। संपूर्ण श्रवण बाधित बालक यानी कंप्लीट हियरिंग, जो साफे सुनबे नहीं करता, बहरा टाइप का होता है। अब हम एकाएक सभी को पढ़ेंगे। पहला है न्यून श्रवण बाधित बालक। न्यून श्रवण बाधित बालक है न्यून श्रवण बाधित बालक जो बहुत कम ध्वनि 35 से 54 डेसिबल तक सुन सकता है। इस प्रकार के ध्वनि जैसे कुत्ता, जैसे भूकंप ये सब आता है तो हम लोग को नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम लोग को सुनने से पहले, भूकंप आने से कुछ देर पहले कुत्ता को पता चल जाता है, जिससे वह भौंकने लगता है। देखते होइएगा, भूकंप आने से पहले ही वह तैयार रहता है, वो सचेत हो जाता है, लेकिन उसको समझ नहीं पाता है। तो जो 35 से 54 डेसिबल के बीच सुन सकता है, उसको न्यून श्रवण बाधित बालक कहते हैं। दूसरा है मध्यम श्रवण बाधित बालक जो 55 से 69 डेसिबल तक सुन सकता है। जो लोग मध्य ध्वनि को सुनते हैं यानी सुनने योग्य जो 65 डेसिबल होता है, उसके आसपास जो सुनते हैं, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, मध्यम श्रवण बाधिता में रखते हैं। तीसरा है तीव्र श्रवण बाधिता जो 70 से 89 डेसिबल के बीच में होता है। यह क्या होता है? तीव्र श्रवण बाधिता जो 70 से 89 डेसिबल होता है, जो अधिक जोर से बोलने पर सुनते हैं, वैसे लोग आते हैं। जैसे धीरे धीरे बोलिएगा तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन जोर से बोलिएगा तो वह सुनता है, तो वह तीव्र श्रवण बाधित बालक होता है। उसके बाद एक गंभीर श्रवण बाधित बालक आते हैं जो 90 डेसिबल तक सुनते हैं। जैसे देखिए, वैसा लोग जो सामान्य नहीं सुनते हैं, जैसे बोलिएगा हम लोग आप बात करते हैं ऐसे नहीं सुनेंगे, जोर से भी बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर से बोलने पर उनको सुनाई देता है। जैसे रेल के ध्वनि, जब ट्रेन स्टेशन पर खुलने लगती है तो आवाज़ देती है, चाहे कहीं से ट्रेन रुकती है तो भी आवाज़ देती है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ देती है, तो वह गंभीर श्रवण बाधित बालक के लिए होगा। जो गंभीर श्रवण बाधित बालक है वो सबको सुनता है, लेकिन हम लोग को बात नहीं सुन पाता है। एक होता है संपूर्ण श्रवण बाधित बालक, जिसको कंप्लीट हियरिंग कहते हैं, जो साफे सुनबे नहीं करता है। लोग ना गाँव में कहता है बहरा है, सुनबे नहीं करता है, जो ध्वनि को सुनते ही नहीं, जिसे लोग बहरा कहते हैं। ये लोग क्या संपूर्ण श्रवण बाधिता में आते हैं। अब इतने टाइप के हम लोग श्रवण बाधिता पढ़े हैं। श्रवण बाधिता बालक की समस्याएं क्या क्या हो सकता है, जो बहरा टाइप के, चाहे जो सुन नहीं सही से नहीं सुन सकता है, उसको क्या क्या समस्या हो सकता है। तो उसका समस्या शैक्षिक समस्या यानी पढ़ाई लिखाई में समस्या हो सकता है, व्यक्तिगत समस्या, उसका अपना
संवेगात्मक, उसके बाद बौद्धिक समस्या हो सकता है। सबसे पहले शैक्षिक समस्या क्या होता है? देखिए, शैक्षिक समस्या, श्रवण बाधित बालक को सही से सुनाई नहीं पड़ने के कारण उसे पढ़ाने के क्रम में शैक्षिक समस्या। जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर कुछ बोल के पढ़ा रहे हैं, आपको सुनाइए नहीं देगा तो आप क्या समझिएगा? इस शैक्षिक समस्या में हो गया, चाहे लिखने के क्रम में, पढ़ने के क्रम में। उसके बाद व्यक्तिगत समस्या, दूसरा है व्यक्तिगत समस्या। व्यक्तिगत समस्या क्या होता है? जैसे जब आप किसी विशिष्ट बालक को, वैसा बालक जो किसी विशिष्ट, यानी वैसा कहिए विशिष्ट बालक जिसको सुनाई नहीं देता है और सामान्य बालक को अच्छी तरह सुनाई देता है, कक्षा में शिक्षक आगे बढ़ जाते हैं और उसे समस्या होती है। जब किसी कक्षा में समान बालक भी बैठे हुए हैं और विशिष्ट बालक यहाँ हम श्रवण बाधित बालक को लेकर चलते हैं जिसको नहीं सुनाई दे रहा है, दोनों का हम एक साथ पढ़ाते हैं। अगर टीचर ध्यान नहीं दे पाए तो क्या होगा? सामान्य बालक तो सुनते हैं, लिखते चले जाएंगे, कोई चीज़ लिखा रहे हैं समझते चले जाएंगे, लेकिन जो श्रवण बाधित बालक उतना ही सही से सुन पाएंगे, तो उनको क्या होगा? उनका पूरा क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन जो श्रवण बाधित बालक उनको समस्या होगी, कुछ समझे नहीं पाए, टीचर तो पढ़ा दिए। एक होता है संवेगात्मक समस्या। कुछ ऐसे श्रवण बाधित बालक होते हैं जो सही से नहीं सुन पाते, कभी कभी अचानक गुस्से में आ जाते हैं। जैसे किसी को जो संवेगात्मक समस्या समझने के लिए, जैसे आप किसी को समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है, चाहे समझ, वो सुन ही नहीं रहा है, एकाएक अचानक जाके बोलिएगा तो गुस्सा जाएगा कि तुम पहले से क्यों नहीं बताए, गुस्सा आ सकता है। इस संवेगात्मक समस्या हो गया। उसके बाद बौद्धिक समस्या होता है। सही से नहीं सुनने के कारण वैसे बौद्धिक समस्या होती है, क्योंकि कक्षा में जब समावेशी शिक्षा की दी जाती है तो सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, जिसमें श्रवण बाधित बालक को सुनने में कठिनाई होती है, जिससे वह सही से नहीं समझता है। अब उसको सही से सुनाइए नहीं देगा तो समझेगा क्या? उसे कठिनाई होती है। इस प्रकार वह समस्या का बौद्धिक से, इस प्रकार की समस्या क्या कहते हैं? बौद्धिक समस्या कहते हैं। यानी उसको बुद्धि में कमी होगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा तो उसका बुद्धि का विकास नहीं होगा। अब श्रवण बाधित बालक की शैक्षिक प्रावधान में क्या किया गया? एजुकेशनल प्रोविजन, यानी शैक्षिक प्रावधान। अब जो श्रवण बाधित बालक है उसको विशिष्ट समावेशी शिक्षा में तो विशिष्ट बालक को भी, चाहे किसी प्रकार का विशिष्ट हो, अभी हम श्रवण बाधित बालक के लिए चल रहा है और सामान्य बालक सबको लेकर चल रहा है, तो इसका शैक्षिक प्रावधान भी कुछ किया गया होगा। तो पहला है संप्रेषण तकनीक। संप्रेषण यानी संप्रेषण तकनीक का मतलब होता है उसको समझाकर, वैसा तकनीक जो शरीर के अलग अलग अंग के माध्यम से घुमाकर, इशारा करके, स्पर्श करके, खिलाकर, दौड़ाकर, अलग अलग गतिविधि कराकर सिखाया जाता है। जैसे किसी को इशारा देते हैं कि उधर जाना है, हम इशारा दिए, चाहे देखते होइएगा अपने भाषा में ऊपर नीचा मुंह के डिजाइन अलग अलग करके समझा देते होंगे। किसी को इशारा देते हैं तो किसी को दौड़ा कर समझा देते हैं, किसी को घुमा कर, अलग अलग गतिविधि से हम सिखाते हैं। इसको अलग अलग, इस संप्रेषण तकनीक को अलग अलग भाग में बांट के समझा दिया गया है। जैसे पहला है ओष्ठ पठन। ओष्ठ पठन यानी लिप रीडिंग क्या होता है? बोलने के क्रम में ओष्ठ के माध्यम से इधर उधर सटाकर या हटाकर बोलने के क्रम में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ओष्ठ पठन में क्या होता है? जैसे बोलने के क्रम में ओष्ठ यानी ओठ को ऊपर नीचा, चाहे इधर उधर घुमाकर उसको समझाया जाता है, यानी तो ये हो गया। दूसरा है चिन्ह भाषा, साइन लैंग्वेज। चिन्ह भाषा क्या होता है? देखिए, चिन्ह भाषा शरीर के अंग के कहीं चिन्ह दिखाकर, जैसे रास्ते पर तीर चिन्ह, स्टेशन, पुल इत्यादि का चिन्ह दिखा। जैसे हम लोग चलते हैं, जो नहीं सुनता है, इसको प्रॉब्लम है, तो उसको हम
एरो दिखाते हैं कि भाई इधर से यह रास्ता स्टेशन पर चल जाएगी, चाहे इधर से NH पर चली जाएगी, या रेलवे स्टेशन चली जाएगी तो यह ओवरब्रिज पर चली जाएगी, या बस स्टैंड चली जाएगी। हर एक शहर में 0 माइल होता है, तो 0 माइल के बता देंगे कि तीर जो दिया गया है ना, ऐसे जाइएगा तो वहां पहुंच जाइएगा। संकेत भाषा, संकेत के माध्यम से इशारा, संकेत या इशारा के माध्यम से भी बताने पर सीखता है लोग। जिस संकेत दिया गया कि अलग अलग भाषा में, जैसे किसी को लिखना है तो हम कहेंगे इस प्रकार, उस समझ गया कि हमको लिखना है, संकेत भाषा हो गया। स्पर्श विधि, टच मेथड, वैसे बालक को स्पर्श करके दिखाते हैं, जैसे गर्म सामान, ठंडा को स्पर्श करने, जैसे सुनता नहीं लेकिन हम पानी जैसे गर्म किए हुए, चाहे कोई बर्तन गर्म है, हल्का उसको छुआ देंगे, स्पर्श करा देंगे तो उसको गर्मी महसूस होगा। तो जब गर्मी महसूस होगा तो यह क्या हो गया, स्पर्श में। चाहे कोई ठंडा है उसको ठंडा छुआ देंगे, चाहे अलग अलग प्रकार के स्पर्श करा के हम उसको स्पर्श विधि से भी सिखा सकते हैं। अगला है गतिविधि तकनीक का प्रयोग। गतिविधि तकनीक का प्रयोग कैसे करेंगे, अलग अलग गतिविधि कराकर सिखाते हैं वो गतिविधि, जैसे दौड़ाकर, घुमाकर, खिलाकर। प्रवर्धक का उपयोग यानी यूज ऑफ एम्पलीफायर, प्रवर्धक का उपयोग, यूज ऑफ एम्पलीफायर, जो नहीं सुनता है उसको एम्पलीफायर कान में लगा दिया जाता है, उससे सुनाया जाता है। वैसे बालक को कान में एम्पलीफायर लगवाकर सुनवाते हैं, जिससे बालक को सुनने में कठिनाई दूर हो जाती है और वह सीख जाता है। अब मान लिया जाए एम्पलीफायर कान में लगा दिया गया है, जिससे वह आराम से सुन सकता है, और जब सुन सकता है तो उसको सुनने में कोई परेशानी नहीं होगा, तो समावेशी शिक्षा में सभी को एक साथ लेकर पढ़ा सकते हैं। इसके बाद शिक्षण तकनीक। शिक्षण तकनीक क्या होता है, देखिए शिक्षक अलग अलग तकनीक का प्रयोग करके बालक को सिखाते हैं, जैसे अलग अलग मेथड का प्रयोग करते हैं जिससे सभी को समझ में आ जाए। सब अलग अलग मेथड का प्रयोग करते हैं, उसी में जैसे हम लोग कोई भी टीचर हो तो उसको अगर मान लीजिए सुनाई नहीं दे रहा, उसको हम साफ साफ लिख देंगे, आंख तो सही है, देख कर लिख सकता है। उसके बाद शैक्षणिक सुविधाओं का प्रावधान। 3 में है शैक्षणिक सुविधाओं का प्रावधान। कैसे किया, पहला है सर्वन सहायक उपकरण, आगे शैक्षणिक सुविधाओं का प्रावधान, अलग अलग सुविधा देकर बालक को सिखाने का प्रावधान किया गया है। पहला है सर्वन सहायक उपकरण, हियरिंग लीड्स, वैसे बालक को सुनने का उपकरण बढ़ाकर, जैसे कक्षा में बॉक्स लगाकर इस प्रकार सुनाते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारा आवाज बच्चा के पास नहीं पहुंचता है, लेकिन इसमें हम लोग पढ़े होंगे तीव्र श्रवण बाधित, मध्य या गंभीर श्रवण बाधित। अगर हम बॉक्स लगा देंगे तो बॉक्स लगा के बोलेंगे तो पीछे वाला के, जैसे मानिए बहुत बड़ा क्लासरूम है तो पीछे वाला को नहीं सुनाई दे रहा है, कान सही है तो भी, और उसको तो नहीं सुनाई दे रहा है। अगर बॉक्स लगा देंगे तो हम यहाँ माइक से बोलेंगे तो बॉक्स में आवाज अधिक देगा, जिसके कारण वह भी सुन के लिखेगा। उसके बाद श्रवण प्रशिक्षण, वैसे बालक को समय समय पर प्रशिक्षण कराते रहना चाहिए। जैसे मान लिया जाए जो नहीं सुनते उसको श्रवण प्रशिक्षण दिलाया जाए कि कैसे वह नहीं सुनने के बावजूद भी आगे बढ़ सकता है, लिखकर, समझकर। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का हम वैसा वातावरण बनाते हैं जिससे श्रवण बाधित बालक के साथ सामान्य बालक के मदद से भी बालक सीखते हैं। अब देखिए जो सामान्य बालक है उसको मदद करेगा, तो बगल वाले बालक को, जो श्रवण बाधित बालक है, उसको जहाँ नहीं सुनाई देगा उसको फिर से बोलकर अगर समझा दिया जाएगा तो आराम से लिख लेगा। उसके बाद माता पिता के अभिवृत्ति एवं सहयोग। अब देखते हैं जो नहीं सुनते हैं वैसे बच्चे के माता पिता कहते हैं कि तो बहरा है, सुनबे नहीं करता है, तो स्कूल में क्या जाए।
तो उसमें माता पिता की अभिवृत्ति, माता पिता को भी इच्छा जगाना चाहिए और हमारा समाज का भी या विद्यालय का शिक्षक का यह जागरूक होना चाहिए कि वो ऐसे माता पिता को समझाए, साथ साथ उसको वैसे बालक को सहयोग करे। माता पिता हो या शिक्षक हो, चाहे विद्यालय परिवार के कोई भी अंग हो, उसको समझाकर सहयोग करना चाहिए, अभिवृत्ति जगाना चाहिए। माता पिता की अभिवृत्ति के माध्यम से के साथ साथ माता पिता तथा विद्यालय के सहयोग से श्रवण बाधित बालक सीखते हैं। इस प्रकार के बालक को सिखाया जा सकता है। उसके बाद है बोलने पढ़ने का प्रशिक्षण। अब कह रहा है घर पर भी साथ साथ विद्यालय के दोस्तों के साथ सभी जगहों पर बोलने का दबाव डालकर कुछ कुछ बुलवाकर पढ़ने का प्रशिक्षण कराते हैं। जैसे मान लिया जाए उसको वह बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, जिसके कारण नहीं, जबरदस्ती उसको हर एक जगह उसको प्रेशर दे दे के कुछ न कुछ बुलवाते रहने से धीरे धीरे सुनेगा और बोलते जाएगा, जिससे मुख बाधित भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा और सुनने में भी धीरे धीरे सुनने लगेगा। शिक्षक के संख्यात्मक अभिवृत्ति। शिक्षक के संख्यात्मक अभिवृत्ति कह रहा है शिक्षक जिस संख्या के हो, संकाय के हो, यानी संकाय का मतलब हो गया स्ट्रीम का हो, चाहे आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, चाहे अलग अलग किसी भी स्ट्रीम का हो, उनके अनुसार बालक को अभिवृत्ति के माध्यम से सिखाते हैं। अलग अलग मेथड का प्रयोग करके अभिवृत्ति जगाकर उसको हम समझाते हैं अपने अनुसार। चौथा है पृथक कक्षाएं। कह रहा है समान बालक से अलग करके श्रवण बाधित बालक को प्रशिक्षित करके सामान्य कक्षा में एक साथ लाकर पढ़ाते हैं। जैसे जो ज़्यादा कमजोर है, उस साथ में सुनबे नहीं कर, चाहे सुनता है लेकिन कमजोर भी हो गया, तो उसको हम अलग क्लास देकर इस क्लास में पढ़ाएंगे साथ साथ अलग एक्स्ट्रा टाइम देकर उसको हम पढ़ा के उसको हम एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। विशिष्ट विद्यालय। जो श्रवण बाधित बालक है वह सामान्य कक्षा में या सामान्य विद्यालय के पृथक कक्षा में नहीं सीखता है, उसे विशिष्ट विद्यालय में भेज दिया जाता है। लेकिन ये सबसे वो सुनबे नहीं करता, तो उसको विशिष्ट विद्यालय में भेज दिया जाता है। उसमें सभी जो बाहर जो श्रवण बाधित बालक है, मुख बाधित बालक, यानी किसी प्रकार के विशिष्ट बालक है, उसी सबको पढ़ाया जाता है। तो उसको इशारा में समझाया जाता है, चाहे आपको अलग अलग तरीका से उसको जितना भी हम लोग अभी पढ़े हैं सभी मेथड का प्रयोग कर कर उसको स्पेशल पढ़ाया जाता है। जो समावेशी शिक्षा में नहीं पढ़ सकता है उसको विशिष्ट विद्यालय में भेजकर उसको पढ़ाया जाता है। अब प्रगति क्रम अगला है प्रगति क्रम। अब विशिष्ट बालक को प्रगति के आधार पर कि वह कितना सीखता है उसी के आधार पर हम उस कक्षा में रखकर सिखाते हैं। मान लिया जाए वह श्रवण बाधित जो बालक है वो बहुत कम सीखता है, तो उसको हम उस कक्षा में उसी के एवरेज में जितना सीखता है उसी के आधार पर सबको सिखाएंगे साथ और इसी से रिलेटेड सबको भी बताएंगे, साथ साथ उसको भी उतना ही सिखाएंगे जितना वो सीखता है। शिक्षा के मुख्य धारा। अब देखिए शिक्षा के मुख्य धारा एवं श्रवण असमर्थ बालक। श्रवण असमर्थ बालक को शिक्षा के मुख्य धारा में लाने के लिए हम उसे पहले विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाकर शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ते हैं। जो ऐसा बालक है जो नहीं कुछ कर पाता है तो उसको विशिष्ट विद्यालय में भेज दिया जाता है, जिससे वो ट्रेंड हो जाता है और समावेशी शिक्षा में सभी के साथ पढ़ने लगता है। लास्ट है समावेशी शिक्षा की ओर एक कदम। जब हम समावेशी शिक्षा की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो किसी प्रकार के विशिष्ट बालक को उसे मदद करके उससे संबंधित जो उसका उपकरण के माध्यम से सामान्य विद्यालय में सामान्य बालक के साथ पढ़ाते हैं। यानी कहने का मतलब है वैसे बालक को हम एक कदम कब बढ़ाएंगे, जैसे मान लिया जाए श्रवण बाधित बालक है उसको एम्पलीफायर लगवा सकते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, न्यूज़ डॉक्टरी सहायता करा कर डॉक्टर उसको लिखते हैं, जो सरकारी भी संस्था में मिलता है और प्राइवेट एम्पलीफायर लगवा कर बच्चे की मदद से। मान लीजिए आपके सही बगल में जो बैठे हुए हैं वह श्रवण बाधित बालक है, उसको आप हेल्प कर दीजिएगा इसके माध्यम से। इसी प्रकार
अलग अलग टाइप, अलग अलग जगहों पर एक कदम सभी लोग बढ़ाएंगे, इससे श्रवण बाधित बालक भी आगे बढ़ सकते हैं। यही श्रवण बाधित बालक की शैक्षिक प्रावधान दिया गया है। इससे पहले हम लोग श्रवण बाधित बालक की समस्या पढ़े हैं और सबसे पहले पढ़े हैं श्रवण बाधित बालक को कितने भागों में, अलग अलग टाइप्स में हम बांटे हैं। यही सब इसका आंसर हुआ। अब इसके बाद अगले क्लास में